चलो ध्यान दो, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ना प्रभावी परमाणु क्रमांक, परिभाषा लिखवा दिए और कल समझा रहे थे इसमें कि सामान्यतया इनका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है इनकी अगली अक्री गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है ना, लिखवा दिए इसको। अब अगर हमको किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना हुआ तो उसके लिए कल हम एक एग्जाम्पल देख रहे थे। मतलब ये था ना हमारे पास FeCN6 के ऊपर 4-, इसमें हम लोग Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना चाहते थे। तो पहले हमने कहा कि Fe जो है इसका परमाणु क्रमांक है 26, मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। और चूंकि यहाँ पे हमने देखा था Fe ने कौन सा आयन बनाया था जी, 2+ आयन बनाया था। इसका मतलब जब इसने 2+ बनाया होगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया होगा। क्या कहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा तो कितना बचेगा, 24 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेगा। कहने का मतलब Fe2+ के पास फिलहाल के लिए 24 इलेक्ट्रॉन है। जब ये उपसंयोजित संकुल बनाने के लिए पहुंचा तो इससे कितने CN जुड़ गए जी, 6 CN जुड़ गए। और प्रत्येक CN ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए जी, बात नहीं, बात करना बाहर चले जाओ। प्रत्येक CN ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए। निष्कर्ष Fe के पास 24 पहले से ही थे, उसको 12 और मिल गए। दिखाई दे रहा है, तो 24 और 12 36, इसका जो था प्रभावी परमाणु क्रमांक था। दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम किसी का निकालने के लिए दे दिया जाए तो सबका पहले चित्र बनाए, उसके बाद पता करें कौन सा आवेश है। उसमें आवेश तो पता करना ही होगा, बिना आवेश पता किए कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आवेश नहीं पता तब तक कैसे पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन था उसके पास पहले। निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है तो पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या हम लोग पहले पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला ध्यान से देख लो। अगर हमको केंद्रीय परमाणु, अर्थात परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु की अगर हमको समन्वय संख्या निकालनी हुई, ध्यान देना, केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या है, देखो कहा तुम लोग, केंद्रीय परमाणु का EAN निकालना हुआ। EAN मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले हमने किस पर ध्यान दिया कि केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या था, इसी बात पर तो ध्यान दिए ना। उसके बाद हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने त्यागा कितना, इस पर ध्यान दिया ना। उसके बाद तीसरा हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने ग्रहण किया कितना। 3 चीजों पर ध्यान दिया, एक उसका परमाणु क्रमांक, दूसरा उसने कितना त्यागा है, और तीसरा उसने कितना ग्रहण किया। तो परमाणु क्रमांक तो फिक्स है, किसका, केंद्रीय परमाणु का, ये तो पहले से ही हमको पता रहेगा। तो यहां पे लिखना है परमाणु क्रमांक, हो गया ना। उसके बाद माइनस, ये जो हमने 2 घटाया, यहां से 2 घटाया ना, तो क्यों घटाया, क्योंकि उसकी ऑक्सीकरण संख्या थी ना, अर्थात उसके ऊपर आवेश उतना आया था, तो घटाया ना हमने उसको। तो माइनस लिखेंगे केंद्रीय परमाणु की क्या, ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखेंगे जी, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, वो घट जाएगा, घटेगा। उसके बाद दूसरा देखो, इसका हमने पता किया कि कितना उसको मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है, इसको 12 मिला था। क्यों 12 मिला था, क्योंकि इसने 6 बंध बनाया था। अब जो Fe ने 6 बंध बनाया था, Fe के परिप्रेक्ष्य में इस 6 बंध को क्या कहेंगे कि ये 6 बंध Fe की क्या है, Fe की समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या है, ये है ना, इसको हमने पढ़ा हुआ स्पष्ट रूप से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें समन्वय संख्या, अर्थात इसकी समन्वय संख्या 6 थी,
तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन मिले। क्यों? क्योंकि एक समन्वय संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हम यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं कि एक समन्वय संख्या से 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं 2 गुणा केंद्रीय परमाणु की क्या समन्वय संख्या। हो गया ना? ये चीज को ध्यान देना है। तो अब अगर हम इनको कोई अक्षर प्रदान कर दें, जैसे परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं और माइनस क्या आगे का ये केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ई से प्रदर्शित कर दे, हो जाएगा। और प्लस 2 गुणा इसकी समन्वय संख्या को किससे प्रदर्शित कर दे? समन्वय संख्या की स्पेलिंग कुछ लिखवाए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सी और क्या लिख दिया जाए, एन। हो गया ना? तो इस तरह से हम लोग एक छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं। परमाणु क्रमांक के बाद कोष्ठक में क्या लिख देना, जेड, और इसके द्वारा मतलब केंद्रीय परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या इसके में क्या लिख देना, ई। उसके बाद प्लस इसका समन्वय संख्या में क्या लिख देना, सी एन, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो ये प्रकार से हमें एक छोटा फॉर्मूला मिल जाएगा इसका ई ए एन का, जेड माइनस ई प्लस 2 इंटू सी एन। इसका प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब ई अर्थात पहले ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी होगी, उसके बाद जेड हमको पहले से पता रहेगा क्योंकि तत्व पता है तो उसका जेड पता ही रहेगा, और 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। इस संकुल को देख के हम बताएंगे, वो तो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। जितने लिगेंड रहते हैं, लिगेंड की दंतता में उसकी संख्या का गुणा करके जोड़ देते हैं। वही केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो 2 चीज तुम्हें पहले निकाल लेनी होगी, एक समन्वय संख्या इसकी और उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। दोनों निकालने के बाद तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल देंगे। तो कहां तक लिखे अभी? नीचे लिखो। हाँ, तो नीचे लिखना, किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या लिखो। किसी संकुल में, नहीं वैसे काले पेन से लिखो, सूत्र लिखेंगे ना नीचे। किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक, किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु का, कहां तक हुआ जी? किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक, केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक हो गया। निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। केंद्रीय परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर लो निम्न सूत्र से। फॉर्मूला नोट कर लो, फिर नीचे एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो नीचे। अब CONH36, CONH36 और इसके बाहर Cl3। CONH36 इसके बाहर है Cl3, हो गया। में CO का EAN ज्ञात कीजिए, CO का EAN ज्ञात कीजिए। CO का EAN मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कीजिए।
हो गया ना। अब देखो होगा क्या, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए। कोबाल्ट का एक तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, दूसरा इसका ऑक्सीकरण संख्या, तीसरा इसकी समन्वय संख्या। तो परमाणु क्रमांक तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या फॉर्मूले से निकालना होगा हमें। तो पहले हम समन्वय संख्या निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की समन्वय संख्या, इसको ब्रैकेट में क्या लिखा जाए, Cn बराबर, कैसे पता चलेगा जी, समन्वय संख्या निकालने का फॉर्मूला लिगेंड की दंतता गुणा लिगेंड की संख्या, ये तो करते हैं। तो लिगेंड की दंतता, पहले इसमें कौन सा लिगेंड है जी, NH3, तो NH3 की दंतता गुणा इसकी संख्या 6 और प्लस Cl माइनस की दंतता, नहीं रहेगा, कहेगा समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं होता है, आवश्यकता हमको केवल बड़े कोष्ठक की होती है, उसके बाहर क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, इसलिए ध्यान में रखना, जो उसमें मत रहना, ठीक है। NH3 की दंतता कितनी है, 1। अमोनिया हमने दंती लिगेंड में पढ़ा हुआ है, तो कितना आ गया जी, Cn बराबर 6 आ गया ना। उसके बाद चलो अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पे आओ, तो कैसे लिखेंगे इसको, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्लस NH3 है ना, तो NH3 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ये गुणा कितना, गुणा 6, इसकी संख्या है ना, और प्लस क्या यहां भी नहीं लेंगे, लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में सबको लेते हैं। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या और गुणा कितना, 3 बराबर आवेश कितना रखेंगे जी, 1 की 2, काहे को, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिख रहा है। कोबाल्ट की हमको निकालना है, इसलिए इसको X मानेंगे, और उसके बाद NH3 क्या होगा जी, क्यों जी, क्योंकि NH3 एक यौगिक है और यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। Cl की -1 गुणा कितना, 3 बराबर 0, तो X प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0, तो X बराबर कितना, +3। तो इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ई माने थे ना, ई बराबर कितना हो जाएगा जी, +3 हो गया। अब उसके बाद जेड पता होना चाहिए, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जेड बराबर कितना होता है, 27, Fe का होता है 26, उसके बाद आता है कोबाल्ट, तब निकिल, तब कॉपर, तब जिंक, तो Fe के बाद कोबाल्ट आता है, इसलिए इसका कितना होगा, 27। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे, कोबाल्ट का EAN बराबर, शुरू हो जाओ, अब क्या फॉर्मूला था, Z माइनस E प्लस 2 इंटू Cn, Z है 27 माइनस E है 3 प्लस 2 गुणा Cn का वैल्यू 6, क्या हो जाएगा जी, 27 में 3 गया, 24 प्लस 12 कितना आ गया, 36। तो कोबाल्ट का EAN कितना होगा, 36, जो इसके अगली अक्री गैस क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। तो इस तरह से सबका निकाल सकते हो, ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। प्रभावी परमाणु क्रमांक थोड़ा सा देखो, सवाल लग रहा है बड़ा इसमें, इसलिए पूछा जा सकता है 2 नंबर में, समझ गए।
अब एक एग्जाम्पल लिख लो घर के लिए। यह है K2 Cr फिर Cr2O4 6। नहीं रहेगा जी, द्विदंती लिगेंड है ना ये, तो 3 से काम चल जाएगा। ऑक्सीलेटो लिखते हैं, पढ़ते हैं ऑक्सीलेटो है। हाँ ये तो बहुत। चलो अब आते हैं हम लोग, हेडिंग लिखो। अब ये तुमको 2 नंबर दिलवाएगा फिक्स है। लिखो, उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। हो गया ना? तो अब देखो, सबसे पहली चीज, ये उपसहसंयोजी यौगिक भी एक प्रकार के लवण होते हैं। कैसे? जब आयनिक होते हैं तो धनायन देते हैं और उसके बाद एक ऋणायन देते हैं। अब हमको पता नहीं होता है कि बड़े कोष्ठक वाला धनायन होगा कि ऋणायन होगा। पता होता है क्या? इतना संकुल हमने देखा, कुछ में पहले लिखे थे, कुछ में बाद में लिखे थे। जैसे अभी तुमको ये वाला लिखे थे ना, CONH3 इसको पहले लिखे थे और Cl3 बाद में लिखे थे। तो इसमें Cl क्या बनाता है? माइनस, और कितने Cl है? 3 Cl है, तो 3 माइनस हो गया, और इसके अकेले पर कितना प्लस आएगा? तब 3 प्लस आएगा। दिख रहा है? ये टाइप से। तो इसका मतलब इसमें जो हमारा संकुल है धनावेशित है, और जो काउंटर आयन है वो ऋणावेशित है। फिर एक हमने ये देखा था K4FeCN6, तो पोटेशियम प्लस बनाता है, इसकी संख्या कितनी है? 4। तो बड़े कोष्ठक में FeCN6 के ऊपर क्या आएगा? 4 माइनस। तो अब ऐसा है कि इसमें कब हम संकुल पहले लिख रहे हैं, कब हम संकुल बाद में लिख रहे हैं, पहले तो यही समझ लें। क्योंकि जब तुम कोई साधारण यौगिक लिखते हो तो कैसे लिखते हो? NaCl को NaCl क्यों लिखा जाता है? Cl Na क्यों नहीं लिखा जाता है? कोई भी यौगिक में पहले धनावेशित भाग लिखा जाता है, उसके बाद ऋणावेशित भाग लिखा जाता है। यह हमारा एक नियम है, और बस कह दें कि सामान्य नियम है। कहीं पे अपवाद भी होता है। जैसे तुमने पढ़ा है, एसिटिक अम्ल का नाम पढ़ा है ना, CH3COOH, CH3COO पे माइनस देता है और H प्लस देता है। पहले माइनस लिखा गया, तब प्लस लिखा गया। देख रहे हो ना? तो सार्वभौम सत्य नहीं है कि पहले धनावेश लिखा जाएगा फिर ऋणावेश लिखा जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान दिए रहना। तो साधारण नियम है हमारा कि पहले धनावेशित भाग लिखते हैं, फिर ऋणावेशित भाग लिखते हैं। वही नियम का पालन इनके साथ भी होता है कि पहले धनावेशित भाग लिखेंगे, फिर ऋणावेशित भाग लिखेंगे। अगर संकुल पर धनावेश है तो संकुल पहले होगा, संकुल पर ऋणावेश है तो संकुल बाद में होगा। हो गया ना? और नाम लिखते समय भी, जब हम नाम लिखते हैं किसी भी यौगिक का, तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। निष्कर्ष,
अगर इस वाले संकुल का नाम लिखना हुआ तो पहले इस बड़े कोष्ठक का नाम लिखेंगे, फिर Cl माइनस का नाम लिखेंगे ना। उसके बाद अगर इस संकुल का नाम लिखना हुआ तो पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। समझ गए? तो ये तो साधारण प्रक्रिया हो गई, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे यही का नियम हमको पढ़ना है। मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर जो है इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या बताओगे वैसे साधारण तरीके से? तुमको पता है इसमें 2+ वाला आयन बना हुआ है ना, तो नाम दिए फेरस हेक्सासाइनाइड आयन, फेरस हेक्सासाइनाइड आयन होगा ना। तो ये एक साधारण नाम हो गया, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय कुछ विशिष्ट नियम लगने लगते हैं। जैसे Cl माइनस को तुम साधारण रूप से क्लोराइड लिखते हो, लेकिन जब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो हम क्लोरो लिखे थे वहां पे। कहां पे? कक्षा 11 में जब आईयूपीएसी नाम पढ़े थे तब क्लोरो ब्रोमो आयोडो पढ़े थे। साइनो, Cn के लिए साइनो का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे Cn के लिए साइनो का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही कुछ नाम बदल जाएंगे, कुछ के नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो हमको इसी का नियम पढ़ना है कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। और आईयूपीएसी नाम पढ़ते समय हमने बहुत चीजें पढ़ी थी। पहले क्रम लिखते हैं, उसके बाद से जब बहुत सारे प्रेफिक्स आ जाते हैं तो कौन से प्रेफिक्स को पहले लिखते, ये भी तो चर्चा किए थे ना, ये थे नहीं किए थे? बस वही सारी चर्चा इसमें चलने वाली है। तो मान के चलो आज कल नियम लिखवाएंगे, कल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और सोडियम को सोडियम ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सोडियम एक ही आयन बनाता है, समझ गए। और आयरन को फेरस और फेरिक नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आयरन 2 प्रकार का आयन बनाता है, 2+ भी बनाता है और 3+ भी बनाता है। तो दोनों को आयरन कहना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो आईयूपीएसी संस्था अर्थात जो आईयूपीएसी संस्था ने बैठक की है उसने बताया कि जो परिवर्ती आयन बनाते हैं उनका भी हम साधारण नाम ही लिखेंगे। कैसे? अगर Fe2+ है ना और Fe3+ है, तो वैसे हम लोग साधारण नाम इसका कहते हैं फेरस और इसका नाम क्या कहते हैं? फेरिक। लेकिन अब नया नियम कहता है कि इसको लिख दो आयरन और इसको भी लिख दो आयरन। तो बहुत खुशी की बात हो गई। तो कैसे पता चला कौन सा है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए कोष्ठक में रोमन अंक से इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिख दो, नया नियम। अर्थात FeCl2 का नाम तुम याद करते हो ना, फेरस क्लोराइड। तो अब क्या लिख दो? आयरन 2 क्लोराइड। सही है? ये लिख सकते हो नाम इसका, दिखाई दे रहा है? तो नियम आ गया है, मतलब साधारण नाम लिख सकते हो। अब सोडियम के लिए सोडियम इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि वो अकेला आयन बनाता है। अब उसमें कोष्ठक में ऑक्सीकरण संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो अकेले ही बनाता है। तो फिक्स है कि अगर सोडियम हमने लिखा तो प्लस वाला ही होगा, लेकिन आयरन लिखा हमने तो नहीं पता चलेगा ना प्लस है कि 2+ है, इसीलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। लेकिन जब हम फेरस लिख देते हैं, फेरिक लिख देते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि फेरस हमने लिखा आस लगा मतलब कम ऑक्सीकरण संख्या वाला होगा, फेरिक लिखा हमने अर्थात इक लगा है तो अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला होगा। हो जाएगा ना? तो ये प्रकार से इनको लिखने से सीधे समझ जाएंगे, इनको लिखने से कोष्ठक में ऑक्सीकरण संख्या। तो नया नियम भले ही आ गया, लेकिन हम लोग नाम पुराना ही अभी भी प्रयोग करते हैं। हर जगह तो हम फेरस फेरिक ही लिखते हैं ना। तो चलो आगे बढ़ो। हाँ, कोबाल्ट का भी होगा, कोबाल्ट का भी फर्स्ट सेकंड प्रयोग करते हैं। होता है, कोबाल्टेट भी होता है, कोबाल्ट भी प्रयोग करते हैं। चलो लिखो आगे। तो हेडिंग क्या लिखे? आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले इसमें लिखेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का
उपसहसंयोजी यौगिकों का हो गया रासायनिक सूत्र और आईयूपीएसी नाम। हो गया, निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। हो गया ना, निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। लिखो पहला हेडिंग उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम। उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम। उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम। हो गया ना, देखो इसके अंदर लिखना शुरू करो। क्योंकि किसी भी यौगिक के दो भाग होते हैं, या किसी उपसहसंयोजी यौगिक का लिखना, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक के दो भाग होते हैं। पहला नंबर उपसहसंयोजी क्षेत्र। दूसरा नंबर सह आयन। हो गया ना, तो दो भाग हो गया। अगर ये यौगिक है तो एक भाग इतना हो गया उपसहसंयोजी क्षेत्र, ये हो गया सह आयन, ये हो गया उपसहसंयोजी क्षेत्र। तो उपसहसंयोजी क्षेत्र आगे क्यों आया? क्योंकि इस पर क्या था? धनावेश। उपसहसंयोजी क्षेत्र बाद में क्यों गया? क्योंकि इस पर क्या था? ऋणावेश। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। यदि क्षेत्र पर धनावेश है तो क्षेत्र को पहले लिखते हैं और सह आयन को बाद में लिखते हैं। क्षेत्र को पहले लिखते हैं और सह आयन को बाद में लिखते हैं। क्षेत्र को पहले लिखते हैं और सह आयन को बाद में लिखते हैं। हो गया। इसी प्रकार यदि क्षेत्र पर ऋणावेश है तो सह आयन को पहले लिखते हैं।
और क्षेत्र को बाद में लिखते हैं। हो गया ना? बस ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे ही लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे Cl माइनस और बड़े कोष्ठक में CONH36 उसके ऊपर 3 प्लस, बड़े कोष्ठक में CONH36 उसके ऊपर 3 प्लस। हो गया? से बना उपसहसंयोजी यौगिक का सूत्र। से बना उपसहसंयोजी यौगिक का सूत्र निम्न प्रकार होगा। हो गया ना? तो इसमें धनावेश किस पर है? क्षेत्र पर है ना, तो क्षेत्र पहले लिखेंगे और सहायन बाद में लिखेंगे। ये तो इसके संयोजकता के अनुसार 3 आ गया है नीचे। कैसे जी? क्योंकि मिलाना किसको है? CONH36 और इसके ऊपर कितना प्लस? 3 प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस। आवेश तो कटने वाला है नहीं, इसलिए 3 प्लस Cl के नीचे जाएगा और 1 माइनस इसके नीचे आएगा। उल्टा आएगा ना नीचे, तो ये वाला इसके नीचे आ गया तो 1 आया इसके नीचे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और Cl के नीचे कौन चला गया? 3। तो इसका सूत्र हो गया है CONH36 फिर बाहर Cl3 लिख सकते हो। तो संकुल पहले क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि संकुल पर धनावेश होगा। तो अगर पहले संकुल दिखा तो सीधे समझ जाना संकुल पर धनावेश है। हो गया ना? चलो बाकी चीजें कब देखते हैं इसमें। अब इसमें भी देखो, ये जो बड़े कोष्ठक वाला लिखा गया ना, इसमें भी एक नियम लगता है। बार बार हम इसको पहले लिख रहे हैं फिर लिगेंड लिख रहे हैं, देख रहे हो? ये भी नियम ही रहेगा ना कि केंद्रीय धातु परमाणु को पहले लिखेंगे, लिगेंड को उसके बाद लिखेंगे। अब अगर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आ गया तो उसका भी नियम रहेगा। अगर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आया तो देखो, अभी तक के सवालों में हम क्या कर रहे थे? अपने मन से लिखते जा रहे थे ना, जिसको मर्जी वैसे ही। लेकिन उसका भी नियम होता है कि पहले ऋणावेशित लिगेंड लिखते हैं, फिर उदासीन वाला लिखते हैं, फिर धनावेशित लिखते हैं। अर्थात अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आए तो साधारण रूप से अगर हमने ऐसा लिख दिया, ये NH3 उसके बाद Cl लिख दिया, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि पहले ऋणावेशित वाला होना चाहिए, तब तो उदासीन होना चाहिए। तो Cl माइनस पहले होना चाहिए, उसके बाद NH3 होना चाहिए। ठीक है? ये चीज को ध्यान में रखना। तो इसको कल लिखेंगे हम लोग।